हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस। माय नेम इज़ पारका मिर्ज़ा। तो आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ रिगार्डिंग इकोनॉमिक्स एंड सोशल इश्यूज़ कि हाउ टू कवर इकोनॉमिक्स एंड सोशल इश्यूज़ फॉर आरबीआई ग्रेड बी एग्जामिनेशन। ठीक है, अगर हम ईएसआई की बात करते हैं सो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट वी कैन से इन आरबीआई ग्रेड बी एग्जामिनेशन इन द फेज 2। अगर हम ईएसआई की बात करते हैं तो इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। अगर हम किसी भी एग्जामिनेशन की बात करते हैं, वेदर वी आर टॉकिंग अबाउट द यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन या फिर स्टेट के एग्जामिनेशन पे या फिर आरबीआई जो कि हम बात कर रहे हैं अभी, या फिर सेबी या फिर नबार्ड, तो इकोनॉमिक्स एंड सोशल इशूज़ का जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है किसी भी एग्जामिनेशन में। एंड अगर हम आरबीआई की बात कर रहे हैं तो यहाँ इकोनॉमिक्स एंड सोशल इशूज़ का जो पोर्शन है वो बहुत ही वास्ट है। तो इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि आप ईएसआई को कैसे हैंडल कर सकते हो। इतना वास्ट सिलेबस है, तो आपकी प्लानिंग क्या होगी, आपकी स्ट्रैटेजीज क्या होगी टू कवर द पोर्शन ऑफ इकोनॉमिक्स एंड सोशल इश्यूज फॉर आरबीआई ग्रेड बी एग्जामिनेशन। तो वो सारी चीज़ें इन डिटेल हम डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में। सो बिफोर वी स्टार्ट, मैं आपको हमेशा कहती हूँ प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को। जब भी हमारी सेशन होगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। एंड आपने क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा सेशन को शेयर करना है। ओके एंड कोई भी क्वेरी हो रिगार्डिंग एनीथिंग आप कमेंट करके पूछिए, मैं आपको आंसर्स दूंगी। एंड इफ़ यू वांट एनी डिटेल्स रिगार्डिंग आरबीआई ग्रेड बी एग्जामिनेशन तो आपने क्या करना है, हमारे डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया हुआ है। आप जब हमारे डिस्क्रिप्शन पे विजिट करोगे वहाँ पे आपको हमारी सारी इन्फॉर्मेशन जो है मिल जाएंगी। ठीक है, अगर हम आरबीआई की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि अभिपीडिया आपको प्रोवाइड कर रहा है 7-डे ट्रायल प्रोग्राम, जहाँ पे आप हमारे पोर्टल में आरबीआई की रिगार्डिंग जो भी हमारे कोर्सेज हैं उसको आप ओवरव्यू कर सकते हो, विच इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर ऑल ऑफ यू। तो विजिट कीजिए हमारे पोर्टल को। 7-डे ट्रायल का प्रोग्राम चल रहा है। आप हमारे कंटेंट को विजिट कीजिए, वहाँ पे हमारे वीडियो कोर्सेज अवेलेबल हैं, माइक्रो कोर्सेज अवेलेबल है, टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, डेमो क्लासेस अवेलेबल है। एक ओवरव्यू कीजिए हमारे कोर्सेज को कि हम क्या कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, हमारी मोटिव क्या है, उसके बाद गो अहेड विद इट। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। दैट इज आई एम कवरिंग द पोर्शन ऑफ इकोनॉमिक्स एंड सोशल इश्यूज फॉर आरबीआई ग्रेड बी एग्जामिनेशन। हमारी प्लानिंग क्या होगी, हमारी स्ट्रैटेजीज क्या होगी, ठीक है, टू कंप्लीट ईएसआई। ओके, सबसे पहली चीज हम बात कर लेते हैं। फर्स्ट मैं डिस्कस करूंगी सिलेबस। ठीक है, हम ईएसआई का सिलेबस मैंने पहले भी डिस्कस किया है हमारे मैराथन सेशन में। ठीक है, मैं आज भी ईएसआई का पोर्शन हैंडल कर रही हूँ कि कैसे आपको प्लानिंग करनी है। इतना वास्ट सिलेबस है, इतना सारा पोर्शन दिया गया है आपको, तो उस पोर्शन को आप कैसे कवर अप कर सकते हो। देर आर 2 मेथड्स, मतलब इजी मेथड में मैं आपको समझाने वाली हूँ कि इकोनॉमिक्स एंड सोशल इश्यूज का पोर्शन जो है आप वो कैसे कवर कर सकते हो। अगर हम सिलेबस की बात करते हैं तो मैं आपको सिलेबस भी बताऊंगी। तो यहाँ पे मैं 2 पार्ट्स में हमारे सिलेबस को डिवाइड कर रही हूँ। पहला तो इकोनॉमिक्स का पार्ट हो गया, जहाँ पे इकोनॉमिक्स का मैं कह सकती हूँ कि नेशनल इनकम का कंसेप्ट हो गया, देन मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी का कंसेप्ट हो गया, इन्फ्लेशन आ गया, बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आ गया। तो ये सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं अंडर इकोनॉमिक्स, जो कि बेसिक कंसेप्ट है। अगर आपको एक बार पता चल गया तो आपको ज़िंदगी भर वो चीज़ें याद रहती हैं, किसी भी एग्जामिनेशन के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो। एंड सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हमारा यहाँ पे आ जाता है सोशल इशूज़। सोशल इशू की कंसेप्ट कह सकते हैं, सोशल इश्यूज में बहुत ही इजी पार्ट हो जाता है एग्जामिनेशन के लिए। यहाँ पे बस आपको याद रखना है कि हमारा जो रीसेंट जो इश्यूज चल रहा है, जो रिपोर्ट्स आई हैं, जो स्कीम्स हुई हैं, गवर्नमेंट ने जो स्कीम्स लॉन्च किया है, प्रोग्राम लॉन्च किया है रिगार्डिंग पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, हेल्थ को लेके, एजुकेशन को लेके, वी हैव द रिपोर्ट्स, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स हो गया, एम्प्लॉयमेंट का रिपोर्ट हो गया। तो ये सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं हमारी सोशल इश्यूज में। ठीक है, तो हम पहले इकोनॉमिक्स का सिलेबस देखेंगे। मैं आपको बताऊंगी कि मेन सिलेबस क्या क्या है, कौन कौन से बेसिक कंसेप्ट है जो आपको याद रखने हैं। उसके बाद हम जाएंगे अपने सोशल इश्यूज के कंसेप्ट में। ठीक है, तो सिलेबस यहाँ मैं आपको अकॉर्डिंगली बताऊंगी। देन सेकेंड आ जाता है हमारा पेपर पैटर्न। एज यू ऑल नो कि आरबीआई ग्रेड बी एग्जामिनेशन का जो पेपर पैटर्न होता है वो क्या होता है, 3 चीज़ों में डिवाइड होती हैं, दैट इज फेज 1, फेज 2 एंड फेज 3। ठीक है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। हमारा पेपर पैटर्न, अगर हम ईएसआई की बात करें तो हमारा पेपर पैटर्न क्या होने वाला है, यहाँ पे दोनों चीज़ें आने वाली हैं, ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव।
वो हमें पता है, एंड कि किस हिसाब से हमारी जो प्लानिंग है, स्टडी प्लानिंग हमें करनी है रिगार्डिंग ESI फॉर RBI ग्रेड बी एग्जामिनेशन। ठीक है, कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ पे, तो वो सारी चीज़ें मैं इन डिटेल आपको बताने वाली हूँ। देन थर्ड आ जाता है हमारा सोर्सेज। सोर्सेज इन द सेंस कि कौन कौन सी जगह से आप पढ़ सकते हो, आप प्रिपरेशन कर सकते हो फॉर RBI ग्रेड बी एग्जामिनेशन। हम तो अभिपीडिया आपको फुल इन डेप्थ प्रिपरेशन करवा रहा है, हमारी लाइव कोर्सेज है, हमारी वीडियो कोर्सेज है, जो भी RBI की रिगार्डिंग जो भी अनाउंसमेंट्स होती है, अपग्रेडेशंस होती हैं, इश्यूज होती हैं, वो सारी इन डेप्थ में हम आपको बताते हैं। बट अगर आपको अलग सोर्सेज से अगर पढ़ना है तो मैं वो भी आपको आज बताने वाली हूँ, कौन कौन सी जो बुक्स है, कौन कौन से एरियाज है जो बेसिक इंपॉर्टेंट एरियाज है जहाँ आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा टू क्लियर दिस एग्जामिनेशन। देन थर्ड आ जाता है हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। हम किसी भी एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करते हैं तो हमारा मेन मोटिव क्या होता है कि प्रीवियस ईयर में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था, कौन कौन सा ऐसा मेन टॉपिक्स है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था पिछले साल। अगर हम 2021 की बात करते हैं या 2019 की बात करते हैं या 2018 की बात करते हैं, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो हम देखते ही, एंड उसी हिसाब से हम जो है वो प्रिपेयर करते हैं कि 2 से 3 महीने के अंदर हमें अपना प्रिपरेशन कैसे कंप्लीट करना है। हमारा सिलेबस बहुत वास्ट है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, एंड RBI का अगर हम एग्जामिनेशन की बात करते हैं तो ये इजी लेवल का एग्जामिनेशन नहीं है, ये एज सेम नियर टू UPSC लेवल। ठीक है, ये नॉर्मल बैंकिंग एग्जामिनेशन नहीं है कि आपने कुछ भी पढ़ा, फेज 1 में पढ़ लिया आपका पेपर क्लियर हो गया, फेज 2 में पढ़ लिया कुछ भी आपका पेपर क्लियर हो गया, नहीं। ये नियर अबाउट UPSC लेवल पेपर्स आते हैं रिगार्डिंग RBI। अगर हम 2021 की बात करते हैं तो पेपर इज फ्रॉम मॉडरेट टू हाई लेवल के क्वेश्चंस आपको पूछे गए थे फर्स्ट फेज, या तो हम फर्स्ट फेज की बात करते हैं इंग्लिश, रीजनिंग, क्वांट, GA, एंड या फिर हम सेकेंड फेज की बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट इज सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, ESI, फाइनेंस एंड मैनेजमेंट, एंड वंस अगेन इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव। तो क्वेश्चंस इजी नहीं आते हैं, क्वेश्चंस वेर वेरी डिफिकल्ट। तो आपको उसी हिसाब से अपनी प्रिपरेशन करनी है, अपनी प्लानिंग करनी है 2 महीने पहले कि हमें मेरा जो वीक पोर्शन है उस पर सबसे पहले मुझे ध्यान देना है। उसके बाद जो मेरा अच्छा पोर्शन है वो तो चलो मेरा कंप्लीट हो ही जाएगा, बट जो वीक पोर्शन है उस पर हमें सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। तो हमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी सॉल्व करने हैं रिगार्डिंग RBI ग्रेड बी एग्जामिनेशन। ठीक है, बहुत सारे ऐसे एग्जामिनेशन हो जाते हैं। फॉर एन एग्जांपल अगर हम सेबी की बात करते हैं, अगर हम नाबार्ड की बात करते हैं, तो अगर आपने सेबी में इकोनॉमिक्स पढ़ा होगा तो सेबी का इकोनॉमिक्स का पोर्शन जो बेसिक पार्ट है वो तो आपको मिल जाएगा, बट सोशल इश्यूज का जो पार्ट है वो आपको नहीं मिलेगा। तो ये एक डिफिकल्ट लेवल हो जाता है कि आपका इकोनॉमिक्स बेसिक तो आपको पता है कि नेशनल इनकम क्या है, उसके डिफरेंट कंसेप्ट क्या हैं, है कि नहीं। बट अगर हम नेशनल इनकम इन डेप्थ अगर बात करें कि नेशनल इनकम कब से सबसे पहला, किसने नेशनल इनकम जो वर्ड है किसने अपने बुक में सबसे पहले लिखा था अबाउट नेशनल इनकम क्या होता है, तो ये हो जाएगा इन डेप्थ जो कि हमें RBI में कवर करना है। अगर हम नाबार्ड की बात करते हैं, अगर हम RBI के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो सेम चीज़ हमारी नाबार्ड में आ जाती है। कुछ पोर्शंस ऐसे हो जाते हैं कि जो रह जाते हैं, ठीक है, जैसे कि सोशल मूवमेंट्स हो गए तो वो हमारे RBI में कवर अप हो रहे हैं बट नाबार्ड में नहीं हो रहे। तो नाबार्ड एंड RBI का सिलेबस वन एंड ऑल सेम हम कह सकते हैं, बट कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको यहाँ मिल जाएगी वहाँ नहीं मिलेगी। बट अगर हम RBI की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इकोनॉमिक्स एंड सोशल इश्यूज प्रिपेयर कर रहे हैं, तो हम नाबार्ड के लिए आराम से कर सकते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल RBI में आपको एग्रीकल्चर के बारे में, एग्रीकल्चर का पोर्शन नहीं दिया हुआ है RBI में, बट एट द सेम टाइम हमें नाबार्ड में उस चीज़ के लिए प्रिपेयर करना है। तो हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो सॉल्व करने ही हैं। अगर मैं प्रीवियस ईयर की बात करूं तो स्कीम्स रिलेटेड क्वेश्चंस आए थे, इंडेक्सेस रिपोर्ट्स आए थे, अमृत स्कीम से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे, नेशनल इनकम से क्वेश्चन पूछा गया था, इकोनॉमिक रिफॉर्म से पूछा गया था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे, इश्यूज जो चल रहे हैं, करंट इश्यूज चल रहे हैं उससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये बात हो गई हमारी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को, तो वो हमें सबसे ज़्यादा ध्यान। देन हम बात कर लेते हैं स्ट्रैटेजी, हमें प्लानिंग कैसे करनी है। हमारा इकोनॉमिक्स एंड सोशल इश्यूज़ का पार्ट है, जैसे कि मैं आपको 2 पार्ट में आज समझाऊंगी, इकोनॉमिक्स का अलग समझाऊंगी, सोशल इश्यूज़ का अलग समझाऊंगी। आपको इकोनॉमिक्स का पार्ट कैसे हैंडल करना है, सोशल इश्यूज़ का पार्ट कैसे हैंडल करना है, उसके लिए कौन कौन सा मेन सोर्सेस है जहाँ से आपको सारी इन्फॉर्मेशन हो जाएगी। एंड हम जितनी भी सारी अपग्रेडेशन हो रही है वो हम आपको भी प्रोवाइड करेंगे, हमारी लाइव क्लासेज होगी एंड स्टार्ट हो चुकी हैं ऑलरेडी।
तो हम सब आपको सारी स्ट्रैटेजीज, प्लानिंग, आपको कैसे पढ़ना है, हम सब आपको बताएंगे। ठीक है, तो हम स्ट्रैटेजी क्या करने वाले हैं, 2 से 3 महीना पहले हमारा क्या स्ट्रैटेजी होने वाला है, हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं ईएसआई का पोर्शन। ठीक है, कि ईएसआई एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है हमारे इस एग्जामिनेशन में, आरबीआई ग्रेड बी एग्जामिनेशन में, है कि नहीं। 100 मार्क्स का क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव में आपको पूछा जाता है रिगार्डिंग ईएसआई। ओके, ईएसआई की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे बात आ जाती है हमारी एंड स्टैटिक का, जीके का। स्टैटिक जीके तो इजी है, चलो कि हाँ जो चीज़ है मतलब उसमें चेंजेस नहीं आती। अगर हमें पता है वाइल्ड लाइफ के बारे में, सेंचुरीज के बारे में, जो चीज़ चेंज नहीं हो सकती तो वो सारी चीज़ें हमें पता है। बट करंट इश्यूज, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है करंट इश्यूज के रिगार्डिंग। अगर हम ईएसआई की बात करते हैं तो करंट इश्यूज स्कीम से, ठीक है, अभी गवर्नमेंट ने कौन सी इनिशिएटिव्स, प्रोग्राम्स लॉन्च किया है, इंडेक्सेस, रिपोर्ट्स, आपको इसके लिए न्यूज़पेपर्स पढ़ना है, मैगजीन्स पढ़ने हैं, तो ये सारी चीज़ें इन डिटेल में आपको बताऊंगी। हमारी स्ट्रैटेजी क्या होने वाली है वाइल प्रिपेयरिंग ईएसआई। ठीक है, हम ऐसे प्रिपेयर करेंगे इसमें कि हमें आगे चल के भी कोई भी एग्जामिनेशन होगा वहाँ पे भी हमें बहुत ज़्यादा फायदा होगा। हमें ज़्यादा फिर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है ईएसआई में। अगर हम इस टाइम पे, इस स्टेज पे हम ईएसआई का प्रिपरेशन जो है अच्छे से करें, अपने प्रिपरेशन को और स्ट्रेंथन करें, अपग्रेड करें, हम स्टैटिक और करंट का जितना हमें पता होगा, जितनी हमारी नॉलेज होगी रिगार्डिंग करंट एंड स्टैटिक जीके, करंट अफेयर्स के बारे में अगर मैं बात करूं, तो ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है आपके इंटरव्यू में भी। जो बच्चों, जितने सारे एस्पिरेंट्स हैं जो आरबीआई ग्रेड बी एग्जामिनेशन दे रहे हैं, तो ये जो वीडियो है बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है वाइल वी आर प्रिपेयरिंग रिगार्डिंग ईएसआई फॉर आरबीआई ग्रेड बी। अगर हमें करंट के बारे में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे बात आ जाती है कि करंट इश्यूज़ में अगर ये चीज़ आपको हेल्प करेगी आपके इंटरव्यू में भी। अगर आप इकोनॉमिक्स एंड सोशल इश्यूज़ का आपको अच्छा नॉलेज है तो यही चीज़ आपको हेल्प करेगी आपके इंटरव्यू राउंड में, तो वहाँ पे आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, देन हम बात कर लेते हैं सक्सेस मंत्रा। सक्सेस मंत्रा इन दी सेंस कि एग्जामिनेशन में आप 2 से 3 महीने में, विद इन 2 to 3 months, आप किस हिसाब से आप ईएसआई का पोर्शन जो है वो हैंडल कर सकते हो, ईएसआई का पोर्शन जो है वो कवर कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें इन डिटेल हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं हमारा फेजेस पे, आरबीआई ग्रेड बी एग्जामिनेशन के फेजेस पे। एज यू ऑल नो कि हमारा जो फेज़ है रिगार्डिंग आरबीआई ग्रेड बी, तो यहाँ पे 3 फेजेस हैं। न्यू एस्पिरेंट्स है जिन्हें पता नहीं है, जो फर्स्ट टाइम जो है आरबीआई के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, एग्जामिनेशन देना चाहते हैं, तो उनके लिए ये बहुत बेनिफिशियल है कि आरबीआई में 3 फेजेस होते हैं। फर्स्ट फेज़ हमारा हो जाता है, दैट इज़ यहाँ पे पोर्शन आ जाता है आपका इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव का, ठीक है, रीजनिंग का, कॉन का एंड जीके का। जीए इन द सेंस कि आपको वहाँ पे दोनों चीज़ कवर करनी है, स्टैटिक एज वेल एज करंट। ठीक है, देन सेकेंड फेज आ जाता है, दैट इज मेंस। ये हमारा प्रीलिम्स हो गया, ये हमारा मेंस। तो मेंस फेज 2 में ही हमारा जो पोर्शन आ जाता है ईएसआई का पोर्शन। यहाँ पे भी आपको 3 चीज़ें कवर होने वाली हैं, दैट इज ईएसआई, देन फाइनेंस एंड मैनेजमेंट, एंड द थर्ड वन वी हैव इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं ईएसआई की। ठीक है, एंड थर्ड फेज हो जाता है हमारा इंटरव्यू का फेज, फाइनल राउंड। ये हमारा क्वालिफाइंग हो जाता है। फेज 2 ही आपको डिसाइड करता है, फेज 2 को, कि आप वेदर फाइनल राउंड में जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो। सो फेज 2 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्लेड इन द आरबीआई ग्रेड बी एग्जामिनेशन। एंड इंटरव्यू जो होता है आपका 75 मार्क्स का इंटरव्यू होता है। यहाँ से आपको 300 का मार्क्स पेपर पूछा जाता है फेज 2 के लिए। ठीक है, तो टोटल मार्क्स आपका 375, आउट ऑफ 375 आपको कितना मार्क्स लाना है वो आपके ऊपर है। तो आरबीआई ग्रेड बी एग्जामिनेशन इजी लेवल एग्जामिनेशन नहीं होता है, ये बहुत ही हार्ड लेवल का एग्जामिनेशन है। क्वेश्चंस भी बहुत मॉडरेट टू हाई लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो उसी हिसाब से आपको प्रिपेयर भी करना है। ओके, देन हम बात कर लेते हैं हमारा आरबीआई ग्रेड बी एग्जामिनेशन फेज 2। जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे 3 पोर्शंस है, इकोनॉमिक्स एंड सोशल इश्यूज, इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव एंड फाइनेंस एंड। तो इकोनॉमिक्स एंड सोशल इश्यूज की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे पेपर्स आपको आएगा 50% ऑब्जेक्टिव, 50% सब्जेक्टिव। ओके, 50% ऑब्जेक्टिव जिसके लिए आपको 30 मार्क्स दिए जाएंगे, एंड सब्जेक्टिव पेपर के लिए आपको, अगर हम ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं तो यहाँ आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा रिगार्डिंग
1 मार्कर क्वेश्चन एंड 2 मार्कर क्वेश्चन, यहाँ पे कॉम्बिनेशन रहेगा आपका क्वेश्चंस का, ठीक है। 1 मार्क का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है एंड 2 मार्क्स का भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है इन दी ऑब्जेक्टिव पार्ट। अगर हम सब्जेक्टिव पार्ट की यहाँ पे बात करते हैं विच इज डिस्क्रिप्टिव 1 मार्क्स का होगा, यहाँ पे आपको टोटल 6 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, ठीक है। 6 क्वेश्चन में से आपको एनी 4 करना है, में से 2 आपको करना है 10 मार्क्स का अटेम्प्ट एंड 2 आपको करना है 15 मार्क्स का अटेम्प्ट। तो टोटल यहाँ पे 4 हो जाएगा, 2 और 15 मार्क्स का 2 करना वहाँ पे, तो टोटल 50 मार्क्स का ये हो गया। तो ध्यान रखना है, ठीक है। ESI डिस्क्रिप्टिव पार्ट में फॉर फेज 2 50% ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस एंड 50% सब्जेक्टिव क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव में 1 मार्कर 2 मार्कर क्वेश्चन भी पूछा जाता है एंड सब्जेक्टिव में आपको टोटल 6 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, 6 में से आपको कोई भी 4 करना है, लेकिन 4 में से 2 आपको 10 मार्क्स के करने हैं एंड 2 आपको 15 मार्क्स के करने हैं, ठीक है। एंड वहाँ पे ऐसा भी पूछा जा सकता है कि कंपलसरी क्वेश्चंस जो है आपको अटेम्प्ट करने ही है। जो आपको 4 कर रहे हैं आप, उसमें से एक आपको बोल दिया जाएगा कि 10 मार्क्स में से ये जो चीज़ है आपको कंपलसरी अटेम्प्ट करना है एंड 15 मार्क्स का जो एक है उसमें से भी आपको एक बोला जा सकता है कि एक कंपलसरी आपको अटेम्प्ट करना ही है। तो ये भी हो सकता, ये भी चीज़ हो सकती है। देन सेकेंड आ जाता है हमारा इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव एंड जो चीज़ मैंने आपको इकोनॉमिक्स के लिए बताया वही चीज़ अपेयर होगी हमारी फाइनेंस एंड मैनेजमेंट के लिए भी, 50 ऑब्जेक्टिव 50 सब्जेक्टिव। तो आज हम बात कर रहे हैं रिगार्डिंग ESI एंड यहाँ भी सेम इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव के लिए आपको 100 मार्क्स का पूछा जाएगा, जहाँ पे अवेलेबल है एसे, प्रेसी एंड कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे ESI के रिगार्डिंग जो हम बात कर रहे हैं। अगर हम ESI का सिलेबस के बारे में बात कर रहे हैं तो मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने 2 पार्ट में सिलेबस डिवाइड कर दिया है, जो कि आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा। इकोनॉमिक्स का एक एंड सोशल इश्यूज़ का एक, ठीक है। तो पहले हम हैंडल करेंगे हमारा इकोनॉमिक्स का पार्ट, ठीक है। अगर हम इकोनॉमिक्स करते हैं तो यहाँ पे बात आ जाती है हमारी नेशनल इनकम, मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, देन हमारा इन्फ्लेशन आ जाता है यहीं पे, देन हमारा मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी हो जाता है, देन बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं हमारी इकोनॉमिक्स में। तो बेसिक कंसेप्ट्स हैं, ठीक है। हमें पता है GDP क्या है, हमें पता है NDP क्या है, हमें पता है NNP क्या है, तो ये सारी चीज़ें हो जाएगी। बट हमें इकोनॉमिक्स एंड सोशल इश्यूज़, अगर हम RBI की बात करते हैं तो हमें इन डिटेल थोड़ा डेप्थ में जाना ही पड़ेगा। यहाँ पे बात आ जाती है सोशल इश्यूज़ की। सोशल इश्यूज़ इन द सेंस यहाँ पे आ जाता है हमारा सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल मूवमेंट्स, जो जेंडर इक्वालिटी, इनइक्वालिटी, तो ये सारी डेमोग्राफिक ट्रेंड्स रिलेटेड टू पॉपुलेशन, देन स्कीम्स, प्रोग्राम्स, इनिशिएटिव्स, तो वो सारी चीज़ें आ जाती हैं सोशल इश्यूज़ में। तो पहले हम कवर करने वाले हैं इकोनॉमिक्स को हम कैसे हैंडल करेंगे। ओके, लेट्स सी। पहला आ जाता है हमारा दैट इज मेजरमेंट ऑफ ग्रोथ। तो जैसे मैंने आपको कहा कि मेजरमेंट ऑफ ग्रोथ में आ जाता है हमारा GDP, बेसिक कंसेप्ट्स, GDP, GNP, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट, नेशनल इनकम क्या है, तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं हमारी मेजरमेंट ऑफ ग्रोथ में, ठीक है। इसके न्यूमेरिकल्स भी पूछे जा सकते हैं आपको एग्जामिनेशन में। बेसिकली तो न्यूमेरिकल्स पूछे नहीं जाते, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आपको कंटेंट वाइज क्वेश्चन पूछा जा सकता है रिगार्डिंग ESI, ठीक है। लेकिन अगर हम मेजरमेंट ऑफ ग्रोथ की बात करते हैं तो यहाँ पे बात आ जाती है कि सबसे है इंडिया में सबसे पहले ऐसे कौन से ऐसे मिनिस्टर थे जिन्होंने सबसे पहले अपनी बुक में ये आर्टिकल, अपने बुक में नेशनल इनकम के बारे में डिस्कस किया था। आपको इन डेप्थ जाना है, तो क्वेश्चंस कहीं से भी पूछा जा सकता है। अगर हम नेशनल इनकम की बात करें कि सबसे पहले अपनी बुक में किसने मेंशन किया था नेशनल इनकम, तो वो आ जाते हैं हमारे दादा भाई नायरोजी, जिन्होंने सबसे पहले अपने बुक में ये जो टर्म है नेशनल इनकम का, इसके बारे में बात करी थी उन्होंने। तो ये हो जाती है रिगार्डिंग मेजरमेंट ऑफ ग्रोथ, ठीक है, इन डेप्थ। देन हमें ये सारी चीज़ें डिस्कस करनी है इन डेप्थ। जब हम ESI का पोर्शन स्टार्ट करने वाले हैं, हमारी लाइव क्लासेस स्टार्ट होगी, तो उस टाइम पे मैं आपको सारी चीज़ें इन डिटेल बताऊंगी, ठीक है। देन बात आ जाती है हमारी इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन इंडिया। इकोनॉमिक्स रिफॉर्म्स इन इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे हमारी प्लानिंग कमीशन,
रिफॉर्म्स चेंजेस जो हुई हैं, प्लानिंग कमीशन पहले हुआ करता था, अब उसके रिप्लेसमेंट में क्या आ गया है हमारा नीति आयोग। नीति आयोग क्या है, उसकी पॉलिसीज़ क्या है, उसके प्रोग्राम्स क्या हैं, उसके फंक्शंस क्या हैं, तो वो सारी चीज़ें आ जाती हैं अंडर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन इंडिया। बैंकिंग सेक्टर में कितनी सारी रिफॉर्म्स आई हैं, तो वो सारी चीज़ें आ जाती हैं। देन रिफॉर्म्स हम 1991 की बात करते हैं कि हमारा LPG जो है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन आ गया था, तो वो सारी चीज़ें हम कवर करेंगे अंडर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन इंडिया। ठीक है। एट द सेम टाइम मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेजरमेंट ऑफ ग्रोथ में हमें ये भी चीज़ कवर करना है कि हमें बात करनी है रिगार्डिंग दादा भाई नायडू जी के बारे में हमने बात की है। देन हमें जॉन मेनार्ड केन्स के बारे में, एडम स्मिथ के बारे में, नेशनल इनकम के रिगार्डिंग उन्होंने अपना क्या डिटेल दिया था, उनकी कंसेप्चुअल थियरीज क्या थी रिगार्डिंग नेशनल इनकम, रिगार्डिंग GDP, GNP, NNP, तो वो सारी चीज़ें कवर करेंगे ग्रोथ में। ठीक है। देन आ गई, हमने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन इंडिया के बारे में बात कर लिया। देन आ जाते हैं हमारी इंडस्ट्रियल एंड लेबर पॉलिसी, वेरी इंपॉर्टेंट। इंडस्ट्रियल एंड लेबर पॉलिसी की अगर हम बात करते हैं तो इंडस्ट्रियल एंड लेबर पॉलिसी जो है वो ब्रिटिशर्स के टाइम से चला आ रहा है, तो वो चीज़ हम अभी भी फॉलो करते हैं। बट आफ्टर कोरोना, आफ्टर द पैंडमिक, तो लेबर पॉलिसीज़ में, इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ में बहुत सारे चेंजेस आए, उनके प्रोविजंस में, उसके लॉज में, तो वो सारी चीज़ें इन डेप्थ हमें देखना है। ऐसा नहीं है कि हमें अभी का जो इशू चल रहा है, प्रेजेंट इश्यूज पे ही ध्यान देना है, नहीं, आपको क्वेश्चन तो प्रेजेंट में पूछा जाता है, बट हम अगर पिछले की भी बात करें, अगर हम हिस्टोरिकली भी बात करें, तो वहां से भी आपको ब्रिटिशर्स के टाइम से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है रिगार्डिंग इंडस्ट्रियल एंड लेबर पॉलिसी। हमें अपडेटेड तो रहना ही है, बट हमें इन डेप्थ भी जाना है हिस्टोरिकली में भी कि पहले क्या हुआ करता था, पहले क्या लॉज थे लेबर के अकॉर्डिंग, क्या प्रोविजंस बनाए गए थे ब्रिटिशर्स ने। ठीक है। तो इंडस्ट्रियल एंड लेबर पॉलिसी जो है वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए। यही चीज़ हम इंडस्ट्रियल एंड लेबर पॉलिसी की अगर बात करते हैं, तो ये चीज़ जो हम यहाँ पढ़ रहे हैं, यही चीज़ आपको काम आ जाएगी सेबी के एग्ज़ाम में, क्योंकि वहाँ पे भी ये चैप्टर मेंशन किया गया है, इंडस्ट्रियल एंड लेबर पॉलिसी। ठीक है। देन EPFO के एग्जामिनेशन में, RBI में तो हम पढ़ ही रहे हैं, देन UPSC में भी आपका ये चीज़ काम आ जाएगा। ठीक है। तो आपको अपडेटेड तो रहना ही है, बट हिस्टोरिकली भी पढ़ाई करनी है हमें, वो सारी चीज़ें हम कवर करेंगे। देन आ जाता है हमारा मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी। हमारा गवर्नमेंट का क्या रोल है रिगार्डिंग मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी, हमारे देश में क्यों लागू किया जाता है मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी। तो अगर हम मॉनेटरी की बात करते हैं, तो ये हमारी गवर्नमेंट लागू करती है कब, जब हमारे देश में मनी सप्लाई बहुत ज़्यादा हो जाता है, मनी सप्लाई से महंगाई बढ़ जाती है। तो प्राइस स्टेबलाइजेशन कैसे मेंटेन रखना है, प्राइस को स्टेबलाइज कैसे रखना है, ताकि हमारी इकोनॉमी पे इसका इफेक्ट ना पड़े, हमारा जितने भी सारे लोग हैं, हमारी पॉपुलेशन, इंडियन पॉपुलेशन है, उसको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। तो मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए हमारी गवर्नमेंट ये मेजर अपनाती है, दैट इज मॉनेटरी पॉलिसी, टू कंट्रोल द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी, ताकि महंगाई बढ़े ना। अगर मनी सप्लाई स्टेबलाइज रखना है तो उसी हिसाब से ऐसा नहीं करना है कि हाँ मनी सप्लाई बिल्कुल रोक ही देना है, ऐसा नहीं। मनी सप्लाई रोक देंगे तो लोगों के पास इनकम कहाँ से आएगा, इनकम नहीं, डिमांड्स नहीं है, तो इन्वेस्टमेंट क्या करेंगे, सेव क्या करेंगे। तो स्टेबलाइजेशन कैसे मेंटेन रखना है, प्राइस स्टेबिलिटी कैसे मेंटेन रखना है, तो ये सारी चीज़ें हम कवर कर लेंगे अंडर मॉनेटरी पॉलिसी। ओके। देन आ जाता है हमारा फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी ये हम बात कर सकते हैं कि हमारे गवर्नमेंट की जो रेवेन्यूज़ हैं, ठीक है, जो डेफिसिट्स हैं, जो सरप्लस हैं, जो अकाउंट्स है, करंट अकाउंट या कैपिटल अकाउंट, तो वो सारी चीज़ें, एक्सपेंडिचर्स, खर्चा, गवर्नमेंट का खर्चा, कितना गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट कर रही है, कितना एक्सपेंसेस पे खर्च कर रही है, तो वो सारी चीज़ें आ जाती हैं हमारी फिस्कल पॉलिसी में। ऑल द टैक्सेस इंक्लूड, अभी प्रेजेंट में क्या चल रहा है, तो आपको अपडेटेड रहना है। तो ये बात हो गई हमारी मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी की। देन आ जाते हैं हम प्राइवेटाइजेशन, LPG, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड लिबरलाइजेशन। तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। हम इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में जैसे पढ़ेंगे, वैसे हम प्राइवेटाइजेशन की भी बात करेंगे। इन 1991 के बाद हमारे देश में कैसे, मतलब जो रिफॉर्म्स किए गए, जो चेंजेस हुई हैं, उसके कारण हमारे कंट्री में डेवलपमेंट्स कितने हुए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट्स हुए, डेवलपमेंट के दौरान इंडस्ट्रियलाइजेशन भी बहुत ज़्यादा हुआ, लोगों को जॉब्स मिली, तो यही सारी चीज़ें कवर अप होगी अंडर प्राइवेटाइजेशन। ठीक है। प्राइवेट कौन कौन सी ऐसी कंपनीज या ऑर्गेनाइजेशन है जो गवर्नमेंट से प्राइवेट में बदल गई, क्या कौन कौन से ऐसे इश्यूज हैं, फैक्ट्स, फिगर्स, तो वो सारी चीज़ें हम कवर करेंगे अंडर प्राइवेटाइजेशन। देन कम्स हमारा रोल ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग।
ठीक है। रोल ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग की हमारे कंट्री में हमारी गवर्नमेंट का क्या क्या रोल होना चाहिए, अर्बन एरियाज में, रूरल एरियाज में, डेवलपमेंट्स के अकॉर्डिंग या फिर एजुकेशन के अकॉर्डिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, हेल्थ के अकॉर्डिंग, तो वो प्लानिंग कैसे करनी है आगे के भी हमें हिस्टोरिकली भी जाना है इन डेप्थ, एंड हमें आगे के लिए भी अपडेटेड रखना है कि क्या क्या रोल हैं हमारे गवर्नमेंट के। नीति आयोग का क्या रोल है, उसके प्रोविजंस क्या है, नीति आयोग आने के बाद ही बहुत सारे डेवलपमेंट्स हुए, प्लानिंग किस हिसाब से करना है, तो वो सारी चीज़ें हम कवर कर लेंगे अंडर द रोल इकोनॉमिक प्लानिंग। ठीक है। देन आ जाता है हमारा ग्लोबलाइजेशन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे 1991 के बाद ही ये रिफॉर्म जब जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह जी, उनके बाद ही ये चीज़ हुई इंडिया के अंदर। हम जो ट्रेडिंग वर्क करते हैं, जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज की इंटरनेशनली डिफरेंट कंट्रीज, तो वो सारी चीज़ें कवर अप हो जाएगी ग्लोबलाइजेशन में। कब स्टार्ट हुआ, इसके ऑब्जेक्टिव्स फंक्शंस क्या हैं, ट्रेड रिलेशंस क्या रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें हम इसमें देख लेंगे। देन आ जाता है हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट में हम सारी चीज़ें कवर करेंगे, जैसे कि हमें पता है कि आरबीआई के अकॉर्डिंग ही, आरबीआई के अंडर ही जितनी भी सारी चीज़ें होती हैं हमारी कंट्री के अंदर, तो वो उनके अकॉर्डिंग ही होती हैं। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में हम कवर करने वाले हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, दी इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज ऑफ मनी ट्रांजैक्शंस, मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस जो इनफ्लो होती है, आउटफ्लो होती है हमारे कंट्री के अंदर डिफरेंट कंट्रीज़ में। हमारा करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, देन हमारी कंट्री का करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट डेफिसिट में क्यों हो जाता है, सरप्लस में क्यों हो जाता है, तो उसके पीछे रीजंस क्या हैं, तो वो सारी चीज़ें हम कवर करेंगे अंडर बैलेंस ऑफ पेमेंट में। ठीक है। देन आ जाता है, देन हम ये भी कह सकते हैं कि WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस का क्या रोल है अंडर हमारे कंट्री के साथ, एंड डिफरेंट कंट्रीज के अकॉर्डिंग वहाँ से क्या इश्यूज हैं, फंक्शंस रोल प्ले हो रही हैं, तो वो सारी चीज़ें कवर करेंगे हम इसमें। देन हमारा आ जाता है इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन। अगर हम इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन की बात करते हैं तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं हमारा वर्ल्ड बैंक, देन इंटरनेशनल फंड है, देन हमारा सार्क आ जाता है, देन एशियन डेवलपमेंट्स बैंक AIIB। तो ये सारी चीज़ें हम कवर करेंगे कि किस हिसाब से हमारी कंट्री से इनका रिलेशन है, हमारी कंट्री को ये किस हिसाब से हेल्प करती है इकोनॉमिकली एंड फाइनेंशियली, एंड डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ क्या रिलेशन है, क्या इम्पैक्ट है इसका, क्या प्रोविजंस हैं, रूल्स हैं, तो वो सारी चीज़ें कवर करेंगे हम इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस में। वर्ल्ड बैंक राइट्स कैसी होती हैं, देन एशियन कंट्रीज जो है तो वो हम कवर करेंगे अंडर इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन में। ठीक है। तो ये हमने बात कर ली रिगार्डिंग इकोनॉमिक्स। ठीक है। देन हम बात कर लेते हैं देन हम चलते हैं हमारा दैट इज इकोनॉमिक्स ब्रेकअप्स। हमने तो बेसिक कंसेप्ट्स तो देख लिया, बेसिक कंसेप्ट हमने पता कर लिया कि मेजरमेंट है और नेशनल इनकम है, मॉनेटरी फिस्कल है, बैलेंस ऑफ पेमेंट है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, वो चीज़। बट अब हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक्स ब्रेकअप में कि अब हम डिस्कस करेंगे कि इंडियन इकोनॉमी ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस से पहले, इंडिपेंडेंस के बाद हमारी कंट्री की जीडीपी क्या है, हमारी कंट्री या एक्सपैंड कर रही थी या कॉन्ट्रैक्ट कर रही थी, हमारी कंट्री की इकोनॉमी का क्या हाल था, तो वो सारी चीज़ें इन डेप्थ हम कवर करेंगे अगर हम आरबीआई के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर हम 2021 की बात करें तो 2021 के पेपर में रिगार्डिंग इकोनॉमिक्स एंड सोशल इशूज़, रिफॉर्म्स के बारे में इंडिपेंडेंस के टाइम का एक क्वेश्चन पूछा गया था कि इंडिया का क्या प्लानिंग है फ्रॉम इंडिपेंडेंस टिल टुडे। तो वो सारी चीज हम कवर करेंगे अंडर इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस की अगर हम बात, तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्लानिंग मेथोडोलॉजी क्या रहा। यहाँ पे 3 से 4 एराज में बोलूँ डिस्कस करने वाला, दैट इज फ्रॉम द टाइम 1947 से 1947 से लेकर 1969 के बीच में, इस एरा में क्या क्या हुआ था। उस टाइम पे था कि इंडिपेंडेंस के बाद ही जब इंडिया को आज़ादी मिल गई थी तो उसके बाद ब्रिटिशर्स तो चले गए, बट धीरे धीरे हमारी कंट्री का हाल बहुत ख़राब था, इकॉनमी बहुत कमज़ोर थी, कॉन्ट्रैक्शन में थी। बट 1947 से 1969 के बाद धीरे धीरे सबसे पहली चीज़ क्या हुई हमारे कंट्री के अंदर, एग्रीकल्चर सेक्टर को बढ़ावा दिया गया धीरे धीरे, कि जितने भी सारे फार्मर्स हैं एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस करने लगे, वहाँ से उनके सोर्सेज ऑफ इनकम आने लगे। एग्रीकल्चर से ही यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हो गई,
एग्रीकल्चर से ही इंडस्ट्रीज बिल्टअप होने लगी विद द हेल्प ऑफ एग्रीकल्चर। उसके बाद इंडस्ट्रियलाइजेशन होने लगी। जब इंडस्ट्रियलाइजेशन होने लगी तो वहाँ पे क्या होने लगा, लोगों की ज़रूरत पड़ने लगी वर्किंग के लिए, काम करने के लिए। तो वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी लोगों को मिलने लगी। तो हमारा इंडिया का धीरे धीरे हालात जो है धीरे धीरे सुधार में आया, सुधरने को होने लगा, ठीक है, लोगों के पास इनकम आने लगा। तो 1947 से 1969 में सबसे पहली चीज़ हुई थी एग्रीकल्चर, देन इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है। देन हम बात कर लेते हैं दूसरे एरा का, दैट इज 1969 से 1980 के बीच में। 1969 से 1980 के बीच में क्या हो गया था, हमारी कंट्री की जीडीपी जो है वो क्वाइट लो पड़ गई थी, ठीक है, लो थी। तो उस टाइम पे हमारे गवर्नमेंट ने क्या किया, उस टाइम पे हमारे गवर्नमेंट जीडीपी जो हमारी लो थी उसको उसमें सुधार आने के लिए क्या किया। क्यों ऐसी हो गई थी, हमारी जीडीपी लो क्यों हो गई थी, बिकॉज ऑफ दी वॉर्स बिटवीन दी कंट्रीज, जो इमरजेंसी लागू कर दिया गया था हमारे कंट्री के अंदर, है ना, वॉर हो गया, इमरजेंसी हो गया, देन चेंजिंग इन दी गवर्नमेंट पॉलिटिकल सिस्टम। तो वो सारी चीज़ें एक प्रॉब्लम थी ही 1969 से 1980 के बीच में, जब हमारा जीडीपी जो है वो क्वाइट लो था। फिर हम बात कर लेते हैं एरा ऑफ 1980 से 1991 में। 1980 से 1991 के बीच में क्या हुआ कि हमारी जीडीपी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो रही थी, बहुत ही कंप्लीटली हम कह सकते हैं कि लो डाउन पड़ गई थी, ठीक है। तो इस जीडीपी को ठीक करने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया, उस टाइम पे एक कमेटी थी, नरसिम्हम कमेटी, एंड उस टाइम पे हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह जी। तो इन दोनों ने मिलकर धीरे धीरे हमारी कंट्री मतलब एक्सपैंड करने लगी। अगर जीडीपी की बात करें, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, तो उस टाइम से लेकर अभी तक हमारी जो जीडीपी है वो एक्सपैंड ही कर रही है। वहाँ पे कुछ लोमेंट नहीं देखने मिला, बट ड्यू टू दी पैंडमिक, जो कोरोना का जो 2 साल का जो चीज़ जो पैंडमिक चल रही है, कोरोना के टाइम पे लॉकडाउन बढ़ गया था, तो प्रॉब्लम्स बढ़ी गई क्योंकि हर एक चीज़ बंद पड़ गई थी, इंडस्ट्रियलाइजेशन बंद हो गया था, लोग अर्बन एरिया से रूरल एरियाज चले गए थे, काम छोड़ छोड़ के चले गए थे ड्यू टू दी पैंडमिक, लोगों का काम छूट गया था। लेकिन कोरोना के बाद से भी हमारे जीडीपी में एक ग्रोथ देखने को मिला। अगर हम जीडीपी 2021 की बात करते हैं तो 9.2 रहा है हमारा जीडीपी ग्रोथ रेट, एंड अभी भी 2022-23 की बात करते हैं तो जीडीपी प्रोडक्शन क्या किया गया है, दैट इज 8.2 से 8.5 तक का हमारा जीडीपी प्रोडक्शन रहेगा। तो ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट देखने को मिला है। तो 1991 के बाद से ये चीज़ हुई है एट द टाइम ऑफ नरसिम्हम कमेटी, एंड हमारे फाइनेंस मिनिस्टर उस टाइम कौन थे, उसी एलपीजी भी लागू किया गया, दैट इज लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। देन एक हमारा आ जाता है फ्रॉम दी एरा 1991, जैसे कि मैंने आपको बता दिया। तो 1947 टिल डेट हमारी कंट्री का इकोनॉमी का क्या हाल था, क्या प्लानिंग मेथोडोलॉजी क्या थी, इंडियन बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सिस्टम का क्या हाल रहा, कंडीशंस ऑफ सोशल इंडिकेटर्स, हमारे कंट्री के सोशल इंडिकेटर्स क्या परफॉर्म कर रही है, कहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं, सॉल्यूशंस हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, इम्पैक्ट ऑफ इंटरनेशनल सिनेरियो, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, WTO, वर्ल्ड ट्रेड और WTO, वर्ल्ड बैंक, IMF, एशियन, G20, सार्क, तो ये सारी चीज़ें क्या इम्पैक्ट। देन यहाँ पे आ जाती है हमारी डेमोग्राफी बेसिकली रिलेट्स टू दी पॉपुलेशन, दी टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन जो कि एग्जिस्ट करता है हमारी कंट्री के अंदर, उनका क्या हाल है, उसके सिचुएशंस क्या हैं फ्रॉम 1947 से टिल डेट। देन कंडीशंस ऑफ डिफरेंट सेक्टर्स, डिफरेंट इन द सेंस कि इंडस्ट्रियल सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर, सर्विस सेक्टर, तो इनका हाल रहे हैं फ्रॉम 1947 से टिल डेट। तो ये यस, देन हम बात कर लेते हैं हमारा यूनियन बजट मेकिंग। अगर हम इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं तो इकोनॉमिक्स के पोर्शन में ही मेन इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है, आपको बजट के अकॉर्डिंग इंफॉर्मेशंस बहुत ही ज़्यादा रखना है, जो कि रिसेंटली अभी हुआ है। एंड रिसेंटली बहुत रिसेंट जो इश्यूज होते हैं, जो बजट प्रिपेयर किया गया है, जो इकोनॉमिक सर्वे प्रिपेयर किया गया है, या फिर रिपोर्ट्स है, स्कीम्स है, तो इनमें से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। अगर हम आरबीआई की बात करते हैं तो रिसेंट इश्यूज जो हुए हैं, रिसेंटली जो रिपोर्ट्स लाए गए हैं, तो उसमें आपको ध्यान देना है। बजट मेकिंग प्रोसेस, इस साल के बजट में बजट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहा है। अगर हम मेन ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारा मेन ऑब्जेक्टिव इस साल का था इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में सबसे ज्यादा ध्यान देने को बोला गया है ना, दैट इज PM गति शक्ति, प्राइम मिनिस्टर गति शक्ति, दैट इज बेसिकली फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट।
ठीक है, रोड्स, रेलवेज, डैम्स, तो ये सारी चीजें आ जाती हैं अंडर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में हमारे गवर्नमेंट ने एक न्यू स्कीम लॉन्च किया है, एक न्यू इनिशिएटिव लाया है, दैट इज PLI स्कीम, दैट इज प्रोडक्शन लिंक्ड इनिशिएटिव स्कीम्स। बेसिकली विद द हेल्प ऑफ दिस स्कीम, बेसिकली ये स्कीम दिया जाता है टू बूस्ट द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इन आवर इकोनॉमी। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बूस्ट करने के लिए इस स्कीम को जो है वो इंक्लूड किया गया है इन डिफरेंट सेक्टर्स। प्रोडक्टिविटी जितना ज्यादा से ज्यादा होगा, उतना ज्यादा से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन होगा ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, उतना ही ज्यादा मार्केटिंग एरियाज में जाएंगे टू डिफरेंट एरियाज एंड देन टू द फाइनल कंज्यूमर्स। एंड सेम प्रोडक्ट एंड सर्विसेज जो हमारे कंट्री में डोमेस्टिकली बन रही है, वही चीज एक्सपोर्ट भी होगी ज्यादा से ज्यादा। इसलिए हमारा बजट का इस बार का मेन एम था इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट। ठीक है, इस बार की गवर्नमेंट का प्लान्स क्या रहे हैं, प्लानिंग किस किस सेक्टर्स के अकॉर्डिंग, अगर हम एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करते हैं, इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात करते हैं, सर्विस सेक्टर की बात करते हैं, तो कौन कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जिनमें सबसे ज्यादा जरूरत है कि एक आउटलेट दिया जाए, उस सेक्टर में ज्यादा कंट्रीब्यूशन किया जाए फॉर द डेवलपमेंट ऑफ दैट एरिया, है ना, ताकि प्रॉब्लम्स जो है लोगों के साथ जो प्रॉब्लम्स है उनकी सॉल्यूशन मिल जाए। अगर हम पैंडेमिक की बात देखें तो अभी हमारा मेन जो प्रॉब्लम्स हो जाती है हमारी कंट्री के अंदर, दैट इज पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट। तो इस सारी चीज़ों को कैसे धीरे धीरे हमारी कंट्री, हमारी गवर्नमेंट जो है इन सारी चीज़ों से कैसे डील करे, उनके अगेंस्ट जो प्लानिंग की गई है उसके अकॉर्डिंग, तो वो सारी चीज़ें आपने देखनी है रिसेंटली। ठीक है, देन हम बात कर लेते हैं जब बजट की, तो यहाँ पे बात हो जाती है डेफिसिट्स एंड सरप्लस की। डेफिसिट कब हो जाती है, जब हमारे गवर्नमेंट में एक्सपेंडिचर जो है, खर्च जो है ज़्यादा हो जाता है रेवेन्यू से, है ना, एक्सपेंडिचर exceeds the revenue of the government। जहाँ पे रेवेन्यू गवर्नमेंट के पास आती नहीं है जितना ज्यादा उसका खर्च हो जाता है। तो जब रेवेन्यू कम आती है हमारे गवर्नमेंट के पास, तो हमारी गवर्नमेंट को क्या करना पड़ता है इकोनॉमी के लिए, इकोनॉमी के डेवलपमेंट के लिए, कि वो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन से, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से क्या करती हैं, डेब्ट लेती हैं, पैसा लेती हैं, ताकि बाद में वो उसको लौटा दे। तो जब डेफिसिट की हम बात करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाता है, एक्सपेंडिचर एक्सीड्स दी रेवेन्यू। लेकिन जब हम सरप्लस की बात करते हैं, सरप्लस आ जाता है जब हमारे गवर्नमेंट के पास पैसा अच्छा आता हो फ्रॉम द सोर्सेज ऑफ टैक्सेस एंड नॉन टैक्सेस। ठीक है, जितनी भी सारी रेवेन्यू कलेक्ट होती है हमारी गवर्नमेंट के पास, एंड उस कलेक्शंस को हमारी गवर्नमेंट कैसे यूज करती है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री, फॉर द ग्रोथ ऑफ द कंट्री। तो सरप्लस की बात करते हैं तो यहाँ पे आ जाता है हमारा रेवेन्यू एक्सीड्स द एक्सपेंडिचर, exceeds the expenditure of the government। ठीक है, ये हो जाता है हमारा डेफिसिट एंड सरप्लसेस। तो आपने रिपोर्ट्स जो है, जो नोटिफिकेशंस हैं, जो अनाउंसमेंट्स हुई हैं रिगार्डिंग द डेफिसिट्स एंड सरप्लस, वो चीजें आपने ध्यान रखनी है, रिसेंटली इश्यूज जो हुए हैं। देन रेवेन्यू एंड कैपिटल अहेड्स, हमारे गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू कितना है, अगर रेवेन्यू इतना है तो इतने रेवेन्यू में ही हमें डिफरेंट सेक्टर्स में कैसे बांटने हैं, जहाँ पे हमें ग्रोथ कम देखने को मिल रहा है, डेवलपमेंट्स कम देखने को मिल रहा है, जो जितने भी सारे पॉपुलेशन है हमारी कंट्री की टोटल पॉपुलेशन, कौन सा ऐसा एरिया है जहाँ पे डेवलपमेंट्स आपको देखने को नहीं मिल रहे, लोगों की परेशानी दिन बर दिन बढ़ रही है। तो हमारी कंट्री क्या करती है, हमारी गवर्नमेंट क्या करती है, उन एरियाज में वर्क करती है टू रिड्यूस पॉवर्टी, टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज टू द पीपल। उससे क्या होता है, इनकम आती है लोगों के पास, इनकम आता है तो उनके बेसिक नीड्स पूरी होती हैं। तो ये सारा जो है हम डिसाइड करेंगे इन दी बजट सेशन। तो बजट भी आपको इन डिटेल, इन डेप्थ पढ़ना है रिसेंट 2022-23 की। एंड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन सिर्फ 2022-23 से ही पूछे जाएंगे। इस बार का आपको पिछला भी कभी भी पूछा जा सकता है क्वेश्चंस रिगार्डिंग द लास्ट ईयर बजट सेशन 21-22 के रिगार्डिंग भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओके, देन हम बात कर लेते हैं हमारा इकोनॉमिक का एक और पार्ट। जैसे हमने ब्रेकअप किया है, वैसे इकोनॉमी का एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट हो जाता है, दैट इज ह्यूमन डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इन्वायरमेंटल डेवलपमेंट। ठीक है, इन्वायरमेंटल डेवलपमेंट। एंड अगर हम लास्ट ईयर की बात करें तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे एग्जामिनेशन में। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं तो यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है ये इकोनॉमी के सेक्शन से, डेवलपमेंट्स की अगर हम बात करते हैं। ठीक है, तो फॉर एन एग्जांपल अगर हम डेवलपमेंट्स की बात करते हैं तो यहाँ पे बात आ जाती है हमारी इकोनॉमिक वर्सेस ह्यूमन डेवलपमेंट। यहाँ पे हमारी रिपोर्ट्स आ जाती है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या हाल है डोमेस्टिकली एंड इन द वर्ल्ड, MPI दैट इज मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स,
ठीक है, पॉवर्टी के रिगार्डिंग जो रिपोर्ट्स है, अनएम्प्लॉयमेंट के रिगार्डिंग जो रिपोर्ट्स है, देन हम कह सकते हैं एजुकेशन के रिगार्डिंग, न्यूट्रिशन के रिगार्डिंग, हेल्थ के रिगार्डिंग, तो ये सारी चीजें आ जाती हैं हमारी इकोनॉमिक वर्सेस ह्यूमन डेवलपमेंट के अंदर। ठीक है, देन अगर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंटल डेवलपमेंट की बात करते हैं तो यहाँ पे बात आ जाती है हमारी ग्रीन हाउस गैसेस की क्वेश्चंस आपको ग्रीन हाउस गैसेस से भी पूछा गया है, पॉल्यूशन के रिगार्डिंग क्वेश्चंस पूछा जाता है इन द एग्जामिनेशन। दैट इज अगर UNFCCC दैट इज यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, तो इसके रिगार्डिंग जो इश्यूज चल रही है उससे भी क्वेश्चन पूछा गया है इन द एग्जामिनेशन। देन ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट्स इंडिया की एंड ग्लोबली, देन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडिया एंड वर्ल्ड, तो ये सारी चीजें रिपोर्ट्स हैं डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग, तो वो आपने ध्यान देनी है। हमारे क्लासेस में भी ऑनलाइन क्लासेस हैं, हमारे क्लासेस में भी आपको इन डेप्थ इन डिटेल आपको हर एक चीज बताया जाएगा। जो भी रिसेंट अपडेट्स आती हैं, नोटिफिकेशंस आती हैं, अनाउंसमेंट आती हैं, जो रिसेंट अपडेट न्यूज जो चल रही है वो सारी चीजें कवर करेंगे हम आप लोगों के साथ। ठीक है, देन ओल्ड एंड न्यू व्यू ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंटल एंड डेवलपमेंट, तो जैसे कि मैंने आपको कहा कि ये भी एक इम्पॉर्टेंट एरिया हो जाता है, कोर एरिया हो जाता है रिगार्डिंग हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट या ह्यूमन डेवलपमेंट या इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करते हैं। ठीक है, ये भी हमारा एक इकोनॉमिक्स का पार्ट है। देन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जिनको बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाती है कि मैम बुक्स कौन सी पढ़ें। अगर हम आरबीआई की बात करते हैं तो आरबीआई की बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन हो जाता है, वेरी नियर और वेरी क्लोज टू यूपीएससी एग्जामिनेशंस। ये कोई बैंकिंग एग्जाम नहीं है, जैसे कि मैंने पहले भी कहा, कोई बैंकिंग एग्जाम नहीं है, एसएससी एग्जाम नहीं है कि आपने थोड़ी सी प्रिपरेशन करी और आपका एग्जाम जो है वो क्लियर हो जाएगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको अगर आप आरबीआई की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको फुल इन डिटेल डेप्थ में जाना है, आपको नॉलेज होनी चाहिए हर एक सेक्टर्स के बारे में, स्कीम्स के बारे में, रिपोर्ट्स के बारे में, इंडेक्सेस के बारे में, स्टैटिक जीके, करंट अफेयर्स, तो हर एक चीज़ का एक डेप्थ नॉलेज होना चाहिए। एंड उसी नॉलेज को आपने क्या करना है, अपग्रेड करना है और स्ट्रेंथन करना है। एंड यही चीज़ अगर आपका ईएसआई का पोर्शन अच्छा रहा है तो ये चीज़ आपको हेल्प करेगी आपके इंटरव्यू सेशंस में। तो ध्यान देना, कंपटीशन बहुत है एंड उसी हिसाब से आपको अपने प्रिपरेशन को स्ट्रेंथन करना है। ठीक है, 2 से 3 महीने में हम अपनी प्रिपरेशन को और स्ट्रेंथन कैसे कर सकते हैं, तो इसीलिए मैं अपने ईएसआई के पोर्शन को हम कैसे हैंडल करेंगे उसी हिसाब से मैंने आपको इकोनॉमिक्स का सेशन बताया। ठीक है, देन इकोनॉमिक्स में अगर रेफरेंस बुक्स अगर देखा जाए तो इंडियन इकोनॉमी के लिए उमा कपिला, देन इंडियन इकोनॉमी के लिए मिश्रा पुरी, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए देवराज रे, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक्स हो जाती हैं जहां आपको इकोनॉमिक्स का जो भी बेसिक अपडेट्स है, कंसेप्ट्स है, वो इजीली आप कैप्चर कर सकते हो। देन रमेश सिंह, एक बहुत ही अच्छी बुक है अगर हम रमेश सिंह की बात करते हैं, जिनका इंग्लिश थोड़ा जिनको इंग्लिश में प्रॉब्लम आती है, इंग्लिश थोड़ा लो है, तो आप रमेश सिंह की बुक जो है वो फॉलो कर सकते हो। इस बुक में इन डिटेल बहुत ईजी लैंग्वेज में आपको हर एक चीज़ डिफाइन किया गया है। ठीक है, तो ये इकोनॉमिक्स की पॉइंट ऑफ व्यू से ये बुक्स हो गई, इन बुक्स को आप देख सकते हो। एंड जितने भी सारे हम भी जो रिसेंट एडिशंस जो आई हैं, हम भी आपको अपडेट्स देते ही हैं, हमारी रेगुलर क्लासेस होती है तो सारी अपडेट्स आपको वहाँ पे भी मिल जाएंगी। ठीक है, देन रिपोर्ट्स की अगर हम बात करते हैं तो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग कौन कौन से कंट्री में कितना डेवलपमेंट हुआ है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को लेके, क्रेडिट ग्रोथ को लेके, पॉवर्टी, एम्प्लॉयमेंट या फिर न्यूट्रिशन, हेल्थ, हर एक चीज़ वो आपको कवर अप करेगी इन दी रिपोर्ट्स। देन इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक सर्वे बेसिकली क्या है, हम एक कंपैरिजन करते हैं, है ना, कि पिछले साल ये जो सारे एरियाज हैं, जो इंपॉर्टेंट एरियाज हैं, यहाँ इतना कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिला है, ठीक है, लोमेंट देखने को मिला, तो उसी एरियाज में क्या करना है, हमें काम करना है इन फॉर दी नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, तो ये एक कंपैरिजन है हम कह सकते हैं। तो इकोनॉमिक सर्वे भी आपको इन डिटेल इन डेप्थ देखना है। ठीक है, इनका मेन इंडिकेटर्स क्या है, इनकी थीम्स, इस साल का थीम क्या है, दैट इज अजाइल अप्रोच, तो ये भी हम इन डिटेल इन डेप्थ आपको बताने वाले हैं। तो बुक्स एंड रिपोर्ट्स की हम बात कर लिए रिगार्डिंग इकोनॉमिक्स। देन हम बात कर लेते हैं न्यूज़पेपर्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। अगर हम आरबीआई ग्रेड बी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको डेली न्यूज़पेपर पढ़ना ही पढ़ना है। जो अपडेट्स आई हैं वो आपको अपडेटेड रहना है,
while reading the newspapers. न्यूज़पेपर्स की अगर हम बात करते तो मैंने आपको यहाँ बता दिया कि इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर जो है आप कवर क्या कौन कौन सी न्यूज़पेपर जो है आप वो कवर कर सकते हो. बेसिकली जो हो गया हमारा इकोनॉमिक टाइम्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर्स आप पढ़ सकते हो फॉर आरबीआई ग्रेड बी. इकोनॉमिक टाइम्स हो गया हमारा, बिजनेस स्टैंडर्ड्स हो गया, देन द हिंदू, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर हो जाता है, या फिर इंडियन एक्सप्रेस. या तो इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ो या तो बिजनेस स्टैंडर्ड पढ़ो, हर एक चीज कवर अप है. अगर आप द हिंदू पढ़ रहे हो या तो इंडियन एक्सप्रेस पढ़ो, यहाँ पे भी इकोनॉमिक्स एंड सोशल इश्यूज को लेके हर एक चीज गिवन दिया हुआ रहता है, इंक्लूडेड रहता है. ठीक है, अगर हम द हिंदू पढ़ रहे हैं जिसकी इंग्लिश बहुत अच्छी है तो वो द हिंदू के लिए प्रेफर कर सकते हैं, उनको अच्छे से समझ में आएगी, क्योंकि द हिंदू एक ऐसा न्यूज़पेपर है जो कि बहुत हार्ड वर्ड्स में दिए हुए रहते हैं, लोगों को ज़्यादा समझ में जल्दी नहीं आ पाता है. ठीक है, द हिंदू उन्हीं लोगों के लिए है जो एस्पिरेंट्स बेसिकली इंग्लिश मीडियम से, जिनका इंग्लिश फ्लुएंट है, इंग्लिश समझ में आती है, वो द हिंदू पढ़ सकते हैं. बट जिसका इंग्लिश कमज़ोर है, जो इंग्लिश में वीक है, तो वो इंडियन एक्सप्रेस प्रेफर कर सकते हैं. ठीक है, देन हम वीकली मंथली मैगजीन्स एंड बुलेटिन्स या रिपोर्ट्स के में आ जाते हैं. तो वीकली या मंथली मैगजीन्स आपको पढ़ना है, आरबीआई बुलेटिन्स रिपोर्ट सारी आपको पढ़ना है. पहला आ जाता है हमारा इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली. वीकली अगर हम वीक की बात करते हैं, मंडे से सैटरडे संडे तक इकोनॉमिक्स के रिगार्डिंग, पॉलिटिक्स के रिगार्डिंग क्या क्या न्यूज़ है, अपडेट्स हैं, तो वो सारी चीज़ें पढ़नी है आपको. देन योजनाज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारा योजनाज. योजनाज के अकॉर्डिंग बहुत सारे क्वेश्चंस आपको एग्जामिनेशन में पूछा गया है. ठीक है, योजनाज या कुरुक्षेत्र. योजनाज की बात करें तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट 2018-2019 में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया था रिगार्डिंग योजनाज. 2021 में भी योजना के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछा गया था. देन वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आपको आरबीआई बुलेटिन्स. आरबीआई बुलेटिन्स एक ऐसा इंपॉर्टेंट एरिया है जहां पे आप भले ही एक चैप्टर पढ़ना भूल जाओ, ठीक है, लेकिन आरबीआई बुलेटिन्स पढ़ना मत भूलो. आपको आरबीआई की वेबसाइट्स, आरबीआई के अनाउंसमेंट्स, आरबीआई की नोटिफिकेशन, आरबीआई की क्या इश्यूज हैं, जो भी अपग्रेडेशन है वो तो हम आपको प्रोवाइड कर ही रहे हैं. हर एक चीज इन डेप्थ आपको प्रोवाइड किया जाएगा, बट आप खुद से भी ये चीज जरूर फॉलो करना. आरबीआई बुलेटिन्स स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं रिगार्डिंग आरबीआई बुलेटिन्स, तो इसमें कोई दो राय नहीं है. भले आप टॉपिक पढ़ना भूल जाओ, बट आरबीआई बुलेटिन्स पढ़ना मत भूलना. ठीक है, तो ये हमने बात कर ली रिगार्डिंग आर इकोनॉमिक्स पोर्शन, कि इकोनॉमिक्स पोर्शन जो है आपको किस तरह से हैंडल करना है. ठीक है भाई, अब हम आ जाते हैं हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज अ सोशल इश्यूज पार्ट. अगर हम सोशल इश्यूज की बात करते हैं गाइस, तो सोशल इश्यूज एक बहुत ही इजी पोर्शन है, हम कह सकते हैं एक इजी पार्ट है, इसमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं. ठीक है, यहाँ पे आपको जो रिसेंट जो इश्यूज चल रहे हैं, जो इंडेक्सेस हैं, जो गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, इनिशिएटिव्स हैं, वो सारी चीज़ें आपने ध्यान रखना है. कास्ट को लेके, रिलीजन को लेके, पॉपुलेशन को लेके, कॉन्स्टिट्यूशन को लेके, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हम कवर अप करने वाले हैं. ठीक है, तो सोशल इश्यूज की बात करते हैं तो यहाँ पे बस आपको अवेयर रहना है. ठीक है, कि रिसेंटली अभी हमारे कंट्री में क्या चल रहा है. ओके, अगर एग्जाम्स हमारा अप्रैल या मई में है तो उससे पहले आपको 4 से 6 महीने का आपको अपडेशन आपके अंदर होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए कि हाँ 4 से 6 महीने पहले क्या क्या न्यूज़ है, अपडेट्स हैं, इश्यूज हैं, करंट अफेयर्स, स्टैटिक्स, देन इश्यूज, तो सारी चीज़ें इंक्लूड जेंडर इक्वालिटी, इन इक्वालिटी, तो सारी चीज़ें कवर अप करेंगे हम सोशल इश्यूज में. तो जैसे मैंने आपको इकोनॉमिक्स का एक अलग पार्ट समझाया है, हम किस तरह से कवर करेंगे, आपको बुक क्या फॉलो करना है, नहीं फॉलो करना है, वैसे ही मैंने सोशल इशू का भी एक अलग पार्ट बनाया है. ओके, तो सोशल इश्यूज में हमें क्या क्या कवर करने वाला, हम क्या क्या कवर करेंगे, तो वो चीज़ देख लेते हैं हम. ओके, ये आ गया हमारा सोशल इशू का सिलेबस. अब सोशल इश्यूज का सिलेबस हम कैसे कवर करेंगे, लेट्स सी. पहला आ जाता है हमारा, दैट इज सोशल स्ट्रक्चर इन इंडिया. अगर हम सोशल स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो यहाँ पे बात आ जाती है हमारी, इंडिया में कितने सारे कास्ट सिस्टम हैं, कितने सारे रिलीजन हैं, कितने सारे पॉलिटिकल सिस्टम हैं, उनका मेन एम क्या है, क्या रोल्स हैं, उनकी क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, तो वो सारी चीज़ें आ जाती हैं हमारी सोशल स्ट्रक्चर इन इंडिया में. याद रखना, द कास्ट सिस्टम, क्या क्या हम कवर करने वाले हैं, कास्ट सिस्टम, देन हमारा पॉलिटिकल सिस्टम,
देन आ जाता है हमारा रिलीजियन सिस्टम, रिलीजन सिस्टम, ये आ जाती है हमारी सोशल स्ट्रक्चर इन इंडिया। तो ये सारी चीज हम कवर करने वाले हैं। देन सेकेंड हमारा आ जाता है मल्टीकल्चरलिज्म। अगर हम मल्टीकल्चरलिज्म की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि इंडिया इज अ डाइवर्सिफाइड कंट्री एंड वी आर प्राउड ऑफ इट, है कि नहीं, कि एक ही कंट्री के अंदर, एक ही नेशन के अंदर आपको डिफरेंट रिलीजियंस के लोग, कास्ट के लोग, उसके लैंग्वेजेस क्या है, डिफरेंट लैंग्वेजेस। अगर हम मल्टीकल्चरलिज्म की बात करें तो यहाँ पे आ जाता है डिफरेंट कल्चर्स एंड अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट कल्चर्स, डिफरेंट लैंग्वेजेस लोग हैं इंडिया में प्रेजेंट है, तरह के लोग रहते हैं इंडिया में, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हर एक तरह के लोग आपको इंडिया के अंदर मिल जाएगा, है ना। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं हम कल्चर्स की, डिफरेंट कल्चर्स की, डिफरेंट लैंग्वेजेस की। डिफरेंट लैंग्वेजेस की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे बात आ जाती है पंजाबी हो गई, मराठी हो गई, हिंदी हो गई, बंगाली हो गई, देन बुद्धिस्ट की अलग लैंग्वेज रहती है। तो डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, यहाँ पे लोग रहते हैं, डिफरेंट कल्चर्स के लोग रहते हैं, हर एक चीज अपने रिचुअल्स जो है वो फॉलो करते हैं। तो ये बात हो गई हमारी मल्टीकल्चरलिज्म की, ठीक है। अगर हम मल्टीकल्चरलिज्म की बात करते हैं तो यहाँ पे हम सीधा बात कर लेते हैं कि हम जो है सोसाइटीज कैसे बनाते हैं, हम जिस सोसाइटी में रहते हैं वो कैसी बनती है, हमारी प्लानिंग क्या होती है, हम कम्युनिटीज जो बनते हैं, कम्युनिटीज जो बनाई गई है वो कैसी बनती है। तो वो सारी चीजें आ जाती हैं हमारी मल्टीकल्चरलिज्म में, विच आर अंडर सोशल इश्यूज, ठीक है। देन तीसरा आ जाता है हमारा, तीसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज डेमोग्राफिक ट्रेंड्स। अगर हम डेमोग्राफिक ट्रेंड्स की बात करते हैं तो यहाँ पे बात आ जाती है कि टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन इन आवर कंट्री, यहाँ पे पॉपुलेशन की बात आ जाती है। अगर हम पॉपुलेशन की बात करते हैं तो इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट कंट्री इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। पहला तो चाइना है, हमें पता है चाइना है। अगर हम चाइना की बात करते हैं तो टोटल पॉपुलेशन में आपको पॉपुलेटेड दिखेगा इन टर्म्स ऑफ ओल्ड पॉपुलेशन, यहाँ पे ओल्ड पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है चाइना में। बट अगर हम इंडिया की बात करते हैं, अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में आपको यंग पॉपुलेशन जो है वो बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। तो यंग पॉपुलेशन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे बात हो जाती है कि हमारे गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए यंग पॉपुलेशन के लिए, उनके स्किल्स डेवलपमेंट के लिए, स्किल एजुकेशन, उनके नीड्स के अकॉर्डिंग काम करना चाहिए गवर्नमेंट को, ताकि उनकी स्किल जो है ऐसा बिल्ट हो, उनके अंदर वो कैपेबिलिटी हो कि वो कोई भी काम कर सके। उनके डेवलपमेंट्स के लिए उनके नीड जो है, अगर यंग पॉपुलेशन है उनके डिमांड्स भी बहुत ज़्यादा होंगे, तो हमारे गवर्नमेंट को किस हिसाब से हमारी यंग पॉपुलेशन के लिए काम करना है, तो वो सारी चीज़ें हो जाती हैं अंडर डेमोग्राफिक ट्रेंड्स, ठीक है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैं जापान की एग्जाम्पल ले लेती हूँ, अगर मैं जापान की एग्जांपल लेती हूँ तो जापान में पॉपुलेशन जो है वो बहुत कम है अकॉर्डिंग टू चाइना एंड इंडिया। तो वहाँ का गवर्नमेंट का ये कहना है कि हमारे कंट्री में वर्कर्स दो ताकि हम काम करा सकें। तो इंडिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे लोग, ज़रूरतमंद लोग हैं जो जापान जाते हैं काम के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए, वहाँ करते हैं वो काम, उसके लिए उनको इनकम मिलता है, तो उनकी फैमिलीज भी चलती हैं, उनके सोर्सेज ऑफ जो नीड्स हैं वो पूरी होती हैं, फुलफिल होती हैं। तो ये आ जाती है हमारी डेमोग्राफिक ट्रेंड में, ठीक है। देन हम बोल सकते हैं व्हाट आर डेमोग्राफिक डिविडेंड्स, क्या हो जाता है। तो ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे हमारे डेमोग्राफिक ट्रेंड में इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। देन हमारा इंपॉर्टेंट चैप्टर आ जाता है दैट इज अर्बनाइजेशन एंड माइग्रेशन। अर्बनाइजेशन एंड माइग्रेशन क्या हो जाता है, अर्बनाइजेशन इन द सेंस कि रूरल पॉपुलेशन जो है वो कहाँ माइग्रेट होके जाती है, अर्बन पॉपुलेशन, अर्बन एरियाज में। क्यों जाती है अर्बन एरियाज में, मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमें देखने को मिलता है कि ड्यू टू पॉवर्टी, ड्यू टू अनएम्प्लॉयमेंट, वो मूवमेंट करती है फ्रॉम रूरल एरियाज टू अर्बन एरियाज काम करने के लिए, है ना, एम्प्लॉयमेंट मिले, इनकम मिले, ताकि उनके बेसिक नीड्स जो है, उनके फैमिली के नीड्स है वो फुलफिल हो। बट आफ्टर कोरोना, आफ्टर द पैंडेमिक, ठीक है, क्या देखने को मिला ड्यूरिंग पैंडेमिक हमें यही देखने को मिला कि अर्बन पॉपुलेशन, जितने भी सारे लोग थे वो अर्बन एरियाज छोड़ के कहाँ पे चले गए, रूरल एरियाज। क्यों चले गए, क्योंकि पैंडेमिक के टाइम पे हर एक चीज बंद हो गया था, इंडस्ट्रियलाइजेशन बंद हो गई थी,
स्कूल्स कॉलेजेस सारे बंद हो गए थे, लोग इधर से उधर कैसे जाए, हर एक चीज बंद पड़ गया था। तो उस टाइम पे हमारी जीडीपी जो है बहुत लो हो गई थी। ठीक है, तो अब हमारे गवर्नमेंट को क्या करना है, अर्बन एरियाज में बर्डन ना हो, इसके लिए हमारे गवर्नमेंट को क्या करना है, रूरल एरियाज में भी डेवलपमेंट्स करने हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट्स करने हैं, ताकि लोगों को मूव ना करना पड़े, माइग्रेट ना करना पड़े फ्रॉम रूरल एरियाज टू अर्बन एरियाज अगेन। तो रूरल एरियाज में भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट्स की जरूरत है। तो ये बात हो गई हमारी अर्बनाइजेशन एंड माइग्रेशन की। देन हमारा आ जाता है इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज जेंडर इश्यूज। जेंडर इश्यूज की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे बात आ जाती है मेल्स एंड फीमेल्स की। मेल्स एंड फीमेल्स की अभी भी ऐसे बहुत सारे ऐसे फैमिलीज हैं कि फैमिलीज में अगर बेटा है एंड बेटी है तो बेटा को ज्यादा अपॉर्चुनिटीज दिया जाएगा, प्रिविलेज दिया जाएगा एज कंपेयर टू देयर गर्ल्स, देयर फीमेल चाइल्ड, है ना। तो जेंडर इश्यूज ये हो गया, मेल एंड फीमेल्स का जो इशू हो रहा है। तो जेंडर इशू के लिए हमारे गवर्नमेंट ने बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स भी निकाले थे, दैट इज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सुकन्या समृद्धि योजना। तो ये सारी चीजें आ जाएगी, हम कवर अप करेंगे अंडर जेंडर इश्यूज। ठीक है, देन बात आ जाती है हमारी सोशल जस्टिस की। सोशल जस्टिस इन द सेंस क्या हो जाता है, यहाँ पे हम बात कर लेते हैं जो छोटे जाति के लोग होते हैं, SCs, STs एंड OBCs। तो ये सारे जो लोग हैं, ये सारे जो ट्राइबल्स हैं, इनको डिस्क्रिमिनेट किया जाता है। क्यों डिस्क्रिमिनेट किया जाता है? क्योंकि छोटे जाति के हैं। छुआछूत, ये सारी चीजें, मतलब वो है उनके हाथ से अगर कुछ छुआछूत हो गया तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि मानते कि नहीं, अब वो चीज हम नहीं खाएंगे, नहीं पिएंगे, या उनके उधर नहीं जाना है, तो छुआछूत। तो सोशल जस्टिस आ जाता है कि इन लोगों को कैसे जस्टिस मिले, दैट कम्स अंडर सोशल जस्टिस। ठीक है, कास्ट को लेके, रिलीजन को लेके, देन वी कैन से गलत तरीका, एक प्रॉब्लम, डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, रॉन्ग वे से उनके साथ बिहेव किया जाता है, उनको कोई राइट्स नहीं मिलता, कोई प्रिविलेज नहीं दिया जाता, उनके पास कोई अपॉर्चुनिटीज नहीं होती है कहीं भी जाके काम वाम करने का। तो वो सारी चीजें हम कवर करेंगे अंडर सोशल जस्टिस। ठीक है, देन आ जाता है हमारा पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन इन द फेवर ऑफ द अनप्रिविलेज्ड। पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन इन द सेंस, यहाँ पे बात आ जाती है रिजर्वेशन ऑफ सीट्स की। रिजर्वेशन ऑफ सीट्स, जैसे कि हम कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन देते हैं तो वहां पे आपको दिख जाएगा SCs के लिए अलग, STs के लिए अलग, OBCs के लिए अलग एंड जनरल कैटेगरी के लिए अलग। जनरल कैटेगरी के लिए कोई भी रिजर्वेशन होता नहीं है, बेसिकली हम देखते हैं, लेकिन SC STs के लिए सीट्स ऑलरेडी रिजर्व्ड कर दिया जाता है। तो ये चीज आ जाती है अंडर पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन इन फेवर ऑफ द अंडर प्रिविलेज, तो उनको भी वो प्रिविलेज मिले। जैसे कि फॉर्म भरने के लिए हम कोई पर्टिकुलर फॉर्म भरते हैं जो जनरल में है, हम कोई पर्टिकुलर फॉर्म भरते हैं तो उस फॉर्म का कॉस्ट हो जाता है 1000 रुपीज या 800 या 900, बस एट द सेम टाइम SC STs को क्या हो जाता है, उस टाइम पे उनको सिर्फ 100 रुपीज या 200 रुपीज देना पड़ता है टू फिल अ फॉर्म। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम यहाँ देख लेंगे। देन हमारा आ जाता है सोशल मूवमेंट्स। अगर हम सोशल मूवमेंट्स की बात करते हैं तो यहाँ पे बात आ जाती है मूवमेंट्स। फॉर एन एग्जाम्पल गांधी जी के एट द टाइम ऑफ 1947 से लेकर 1991 तक, प्री इंडिपेंडेंस, पोस्ट इंडिपेंडेंस, उस टाइम पे गांधी जी का मूवमेंट क्या था। देन यहाँ पे बात आ जाती है हमारी डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का क्या रोल था इन टर्म्स ऑफ सोशल मूवमेंट्स। देन हम अगर बात कर लेते हैं फॉर एन एग्जाम्पल सावित्री बाई एंड ज्योति बाई का क्या मेन रोल था इन टर्म्स ऑफ सोशल मूवमेंट्स। तो वो सारी चीजें हम कवर करेंगे अंडर दिस पोर्शन। ठीक है, देन आ जाता है हमारा इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम। अगर हम इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम की बात करते हैं तो यहाँ पे बात आ जाती है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, उनके रूल्स क्या है, उनके ऑब्जेक्टिव्स क्या है। ठीक है, हमारा गवर्नर कौन है, हमारा प्रेसिडेंट कौन है, उनके क्या रूल्स है, ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो सारी चीजें इन डेप्थ हमें देखनी पड़ेगी। ठीक है, देन आर्टिकल्स आपको पूछा जाएगा अंडर आर्टिकल 113, अंडर आर्टिकल 8, तो ये सारी चीजें, ऑर्डिनेंस क्या हो जाता है, तो वो हम सारी चीजें कवर करेंगे अंडर इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम। ठीक है, देन हमारा PM कौन है, हमारा गवर्नर कौन है। ठीक है, देन हम आ जाते हैं हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट में। ह्यूमन डेवलपमेंट इन द सेंस हमारा एक मेन इशू है, दैट इज ह्यूमन डेवलपमेंट्स को लेके, दैट इज हम बात करते हैं HDI,
ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट्स हो जाती है हमारी पॉवर्टी को लेके, अनएम्प्लॉयमेंट को लेके, एजुकेशन को लेके, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेके, तो ये सारी रिपोर्ट्स हम यहाँ पे कवर करेंगे ह्यूमन डेवलपमेंट्स में। देन आ जाता है हमारा सोशल सेक्टर्स इन इंडिया। सोशल सेक्टर्स की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे गवर्नमेंट के रिगार्डिंग हमारे गवर्नमेंट ने कौन कौन सी अपडेट्स निकाली है, स्कीम्स हैं, इनिशिएटिव्स है, बेसिकली दिव्यांग के लिए, जो एल्डरली पीपल होते हैं जिनको पेंशन दिया जाता है, तो गवर्नमेंट के क्या प्रोग्राम्स हैं फॉर दीज पीपल्स, ठीक है, तो वो हम सोशल सेक्टर्स की इन इंडिया में कवर कर लेंगे। देन लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली हेल्थ एंड एजुकेशन। यहाँ से 2021 में भी आपको क्वेश्चन पूछा गया है रिगार्डिंग हेल्थ एंड एजुकेशन, ठीक है। हेल्थ एंड एजुकेशन की बात करते हैं तो हेल्थ के रिगार्डिंग जो इशू अभी रिसेंट हमारे ड्यूरिंग द पैंडेमिक एंड आफ्टर द पैंडेमिक, तो सबसे ज्यादा एक इंपॉर्टेंट कोर एरिया माना गया है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमारी गवर्नमेंट कितना खर्च कर रही है। तो ये हमारा सोशल इश्यूज का पार्ट है। हम थोड़ी हर चीज कंप्लीट करेंगे इन डिटेल इन डेप्थ रिगार्डिंग सोशल इश्यूज, ओके। देन हम बात कर लेते हैं सजेस्टेड या रेफरेंस मटेरियल। जैसे कि हमने इकोनॉमिक्स के पार्ट में डिस्कस किया कि कौन कौन सी मटेरियल क्या क्या हमें पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, हम आपको क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, वैसे ही हम सोशल इश्यूज का भी पार्ट में मैंने आपको बता रही हूँ कि मेन जो बुक्स हैं जहाँ आपको सिर्फ सोशल इश्यूज का पार्ट मिल सकता है, दैट इज देवराज रे में, ओके। देन सोशियोलॉजी का अगर हम बात करते हैं सोशल इश्यूज में तो C.N. शंकर राव एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है। मतलब इनके जो न्यू एडिशंस है, न्यू पब्लिकेशंस है, वो आपको फॉलो करने हैं, ओल्ड पब्लिकेशंस फॉलो नहीं करना है, जहाँ पे आपको विद फुल एडिशंस दे दिया जाएगा, ठीक है। देन सोशल प्रॉब्लम्स इन इंडिया, मिस्टर राम आहूजा, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, ठीक है। अगर आप रमेश सिंह की बात करोगे व्हाइल वी आर टॉकिंग अबाउट सोशल इश्यूज, तो रमेश सिंह में सोशल इश्यूज के बारे में नहीं दिया हुआ है, वहां पे आपको कोई भी पॉइंट्स क्लियर अप नहीं होंगे रिगार्डिंग सोशल इश्यूज। तो ये जो इंपॉर्टेंट बुक्स है ये आपको कवर करना है व्हाइल वी आर प्रिपेयरिंग फॉर सोशल इश्यूज फैक्ट्स, ठीक है। पोर्शन रिपोर्ट्स की अगर हम बात करते हैं, जैसे कि मैंने आपको इकोनॉमिक्स के टर्म्स में बताया वैसे ही मैं आपको रिपोर्ट्स में बता रही हूँ, दैट इज वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट हो गया आपका, इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया। इकोनॉमिक्स में हमने कवर किया बजट का, ठीक है। यहाँ जब हम सोशल इश्यूज की बात करते हैं तो वो चीज आ जाती है हमारी इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया टोटली, ठीक है। देन नीति आयोग की रीसेंट रिपोर्ट्स, नीति आयोग जब से आई है इनके रीसेंट जो अपडेट्स हैं, नोटिफिकेशंस हैं, अपग्रेडेशंस हैं, वो क्या क्या है, नीति आयोग आफ्टर द पैंडेमिक या ड्यूरिंग द पैंडेमिक क्या क्या प्रोग्राम्स लेकर आई है हमारी नीति आयोग, ये सारी चीजें रिपोर्ट्स आपने कवर करनी है इन डेप्थ, ठीक है। ये बुक्स हो गई हमारी। देन हम आ जाते हैं हमारे न्यूज़पेपर्स में। एट द सेम टाइम हम जैसे इकोनॉमिक्स में बात किया वैसे मैंने सोशल इश्यूज के लिए भी बात किया, वो सारी चीजें आपको कवर अप हो जाएगी। आपको या तो इकोनॉमिक्स टाइम पढ़ो, या तो बिजनेस स्टैंडर्ड पढ़ो, या तो हिंदू पढ़ो, या तो इंडियन एक्सप्रेस पढ़ो। इन टर्म्स ऑफ ESI आपको सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो विद अपडेशन सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगा अवेलेबल। देन वीकली मंथली मैगजीन्स या बुलेटिन्स, वीकली आपको इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल पढ़ना है, योजनाज एंड कुरुक्षेत्र बहुत इंपॉर्टेंट है योजनाज, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर हम ESI की सोशल इश्यूज की बात करते हैं तो आपको ये चीज पढ़ना बहुत जरूरी है, दैट इज प्रतियोगिता दर्शन ईयरली एडिशंस। हर साल इनकी एडिशंस जो होती है, ईयरली एडिशंस होती है, न्यू पब्लिकेशंस होती है, वो चीज आपको फॉलो करना है व्हाइल वी आर प्रिपेयरिंग फॉर RBI ग्रेड बी एग्जामिनेशन, ठीक है। अगर आपने ये सारी चीजें फॉलो कर ली तो आपके लिए एक बहुत ही इजी प्रोसेस हो जाएगा। आपने एग्जाम तो क्लियर कर लिया, बट थर्ड जो और फाइनल स्टेज जो इंटरव्यू सेशंस है वहाँ पे भी आपको एक बहुत ही अच्छा नॉलेज अगर आपने बिल्ड कर ली है वाइल ESI प्रिपरेशन, तो इंटरव्यू के टाइम पे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आपके अंदर इतना नॉलेज खुद इनबिल्ट हो जाएगा कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू, ठीक है। ये हम बात कर लेते हैं क्वेश्चंस वेयर आस्क्ड फ्रॉम द फॉलोइंग। तो ये सारे क्वेश्चंस हैं स्कीम्स के ऊपर, योजनास के ऊपर, रिपोर्ट्स के ऊपर की रिसेंट जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं एग्जामिनेशन में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो ये सारे योजनास हैं, स्कीम्स हैं जहां से क्वेश्चन पूछा गया है RBI ग्रेड बी एग्जामिनेशन में। अगर हम लास्ट ईयर की भी बात करते हैं तो क्वेश्चन पूछा गया था फ्रॉम जेंडर इक्वालिटी, ठीक है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, एट द सेम टाइम अमृत से भी क्वेश्चन पूछा गया था लास्ट ईयर, किसान सम्मान निधि योजना रिगार्डिंग दी एग्रीकल्चर सेक्टर, आयुष्मान भारत, यहाँ तो हर साल ही क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाइल वी आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी एग्जामिनेशन, ठीक है। यही चीज जो हम यहाँ फॉलो कर रहे हैं यही एट द सेम टाइम हमें नाबार्ड में भी बहुत काम आने वाला है। इनिशिएटिव्स आर टेकन बाय ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, ह्यूमन डेवलपमेंट
गोल्स इंडेक्स, हमारे हेल्थ के अकॉर्डिंग इंडिया एंड इंटरनेशनल, हर एक चीज आपने कवर करना है, ठीक है। देन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, अगर हम ग्लोबल ग्रीन फंड की बात करते हैं तो यहाँ से भी क्वेश्चंस पूछा गया है। देन UNCTAD, दैट इज यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, इंटरनेशनल रिलेशंस, हमारे कंट्री से इंटरनेशनल रिलेशंस क्या है अगर हम ट्रेड की बात करते हैं, परचेज सेल गुड्स एंड सर्विसेज। देन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर हम पॉलिटिकल सिस्टम पढ़ रहे हैं तो ये तो क्वेश्चन इजी क्वेश्चंस हैं जो पूछे जाते ही हैं एग्जामिनेशन में, कि कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताओ, उनके रोल्स, उनके प्रोविजंस क्या है, गवर्नर का क्या रोल है, प्राइम मिनिस्टर का क्या रोल है, आर्टिकल्स हमें ध्यान से पढ़ना है, ऑर्डिनेंसेस हमें ध्यान से पढ़ना है, व्हाट आर ऑर्डिनेंसेस। तो ये सारी चीजें हैं, यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा गया है एग्जामिनेशन में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है गाइस। तो इस तरह से जो है हम अपने इकोनॉमिक्स एंड सोशल इश्यूज का जो पोर्शन है उस पोर्शन को हम कवर अप कर सकते हैं। एंड यहाँ पे जो हम प्रिपेयर कर रहे हैं वही एट द सेम चीज हम दूसरे एग्जाम में भी अपने प्रिपरेशन को और स्ट्रेंथन कर सकते हैं। ये सारी चीजें आपको दूसरे एग्जाम में भी मिल जाएगी, ठीक है। आपका एक इजी वे हो जाएगा कि आप किस तरह से ESI के पोर्शन को हैंडल कर सकते हो। जैसे कि मैंने आपको दो टाइप से बताया कि इकोनॉमिक्स का पोर्शन एंड सोशल इश्यूज का पोर्शन आपको किस हिसाब से हेल्प करना है, एंड हम आपको क्या क्या चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं। RBI का जितने भी सारे नोटिफिकेशंस हैं, अपडेट्स हैं, इश्यूज चल रहे हैं, वो सारी चीज़ें विद अपडेशन आपको मिल जाएगी। अबीपीडिया आपको प्रोवाइड कर रहा है रेगुलर क्लासेस, लाइव क्लासेस, ठीक है। हमारे पास हमारी वार्म अप सेशंस भी स्टार्ट हो जाएंगी, लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा कि अबीपीडिया आपको प्रोवाइड कर रहा है 7-डे ट्रायल प्रोग्राम, 7-डे ट्रायल प्रोग्राम, लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जब आप हमारे पोर्टल पे विजिट करोगे तो वहाँ पे 7-डे ट्रायल दिया हुआ है विच इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर ऑल द एस्पिरेंट्स दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर RBI ग्रेड बी एग्जामिनेशन। आप हमारे कोर्सेज को ओवरव्यू कीजिए, हम क्या कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, हमारा मोटिव क्या है, हमारी कोर्सेज को विजिट कीजिए। माइक्रो कोर्सेज है, वीडियो लेक्चर्स है, डेमो लेक्चर्स भी वहाँ पे दिए हुए हैं, टेस्ट सीरीज हैं। एक ओवरव्यू कीजिए हमारे कोर्सेज को, उसके बाद गो फॉर इट and that's your decision whether you will be paid for it or not, ठीक है। तो हमारे कोर्सेज को विजिट कीजिए, 7-डे ट्रायल प्रोग्राम चल रहा है। एंड जो भी क्वेरी हो रिगार्डिंग एनीथिंग आप मुझे क्वेश्चन करके पूछिए, मैं आपको आंसर दूंगी। कमेंट बॉक्स पे क्वेश्चन कीजिए, मैं आपको आंसर दूंगी। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन।